आदिपुरुष जब देखी तो इतना समझ में आया कि ये नहीं बननी चाहिए थी। ये राम कथा कैसी फर्जी संवाद दिखाई देता है जिसमें राम और खिलजी की औलाद दिखाई देता है। कविता मेरे हिसाब से कैप्सूल है। देश के लिए जिए हैं, देश के लिए मरेंगे, वक्त देश के लिए लंगोटियाँ लगा ली जाएंगी, आग से युक्त डेडिकेटेड विद फायर, वो आग्ने होता है। गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो चलते हैं घुटनों के बल। जिनकी वाणी में है अग्नि सा जाज्वल्य और स्नेह, हमारे साथ हैं ऐसे कवि कमल आग्नेय। आपसे शुरुआत करना चाहते हैं कमल जी कि अभी हाल फिलहाल कोई फिल्म देखी है, नई फिल्म देखी है? फिल्म तो देखी है, सबसे नई तो देखी है जरा हटके जरा बचके, लेकिन वहाँ मन नहीं लगा है। उससे पहले एक देखी थी आदिपुरुष, अभी दिमाग वहीं अटका है। अच्छा, आदिपुरुष देख लिया आपने? दुर्भाग्य से। कैसा, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? वो एक्सपीरियंस करने की फिल्म नहीं है वो, मतलब सोशल मीडिया पर जो विरोध चल रहा था 4-5 डायलॉग्स को लेकर के था, लेकिन जब लोगों ने देखा तब लोगों को लगा कि ये जो है बहुत निंदनीय और भर्त्सना के योग्य है, एक्सपीरियंस करने जैसे इसमें कुछ है ही नहीं। तो आपने आदिपुरुष देखने के बाद आपका कवि मन भी जागा होगा, आपने कुछ उनके बारे में स्पेशल चीज़ें लिखी भी होंगी। आदिपुरुष जब देखी तो इतना समझ में आया कि ये नहीं बननी चाहिए थी। कारण ये है कि चूँकि कवि मन है और कवि का कर्तव्य है कि अगर वर्तमान में कुछ विसंगतियाँ देखे तो उन पर अपनी टिप्पणी रखे। तो उन दिनों फिल्म देख के जब आया तो रात को नींद नहीं आई। 4 बजे पेन उठाया और पेपर उठाया और लिखना शुरू किया। वो कुछ पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ तो शायद आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि मेरा कवि मन क्या कहता है। बिल्कुल। कि राम कथा जो वाल्मीकि बाबा तुलसी ने गाई है, राम कथा जो वाल्मीकि बाबा तुलसी ने गाई है, राम कथा ही श्रद्धा से सागर जी ने फिल्माई है। रामायण आती तो टीवी मंदिर सा चमकाता था, जिसे देखने के खातिर पूरा कर्फ्यू लग जाता था। यह राम कथा कैसी फर्जी संवाद दिखाई देता है, यह राम कथा कैसी फर्जी संवाद दिखाई देता है जिसमें राम और खिलजी की औलाद दिखाई देता है, जिसमें राम और खिलजी की औलाद दिखाई देता है। पवन पुत्र, और क्या चरित्र चित्रण किया गया हमारे पवन पुत्र का, कि निर्माता निर्देशक सब नादान दिखाई देते हैं, पवन पुत्र हनुमान बने रहमान दिखाई देते हैं। मतलब आप लुक देखिए तो मूछ नहीं है, दाढ़ी है, और मतलब क्या उन्होंने बनाया है। राम कथा क्या थी लेकिन पिक्चर में कैसे क्या कर दी, मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा की हत्या कर दी। फिल्म दिवाली वाली थी, इसमें तो ईद नहीं थी जी। अरे मुंतजिर जी, हमको ऐसी उम्मीद नहीं थी जी। बॉलीवुड के पाप पुण्य में जमा नहीं कर सकते हैं, राम क्षमा कर सकते हैं पर हम क्षमा नहीं कर सकते हैं। क्या बात। अभी हम राम की यात्रा में हैं, राम तक पहुंच नहीं पाए हैं और इतने बड़े हैं नहीं कि कभी पहुंचे, इसलिए अभी हमारे अंदर इतना सद्गुण, इतना उदार चरित्र नहीं आया है कि जो हमारे धर्म ग्रंथों के साथ में छेड़छाड़ करें हम उसे आसानी से क्षमा कर पाएँ। और विशेषकर मुंतजिर जी से ज़्यादा शिकायत इसलिए है क्योंकि फिल्म की ज़्यादा ठेकेदारी उन्होंने की थी। मेरा जो है कमल जी, शुरुआत इस तरीके से करने का उद्देश्य यही था कि अभी जब हम लोगों की इंटरव्यू शुरू होने से पहले चर्चा हो रही थी तो उस चर्चा में ये बात निकल के आई कि कवि मन किस तरीके से जो सामाजिक परिस्थितियों में, जो सामाजिक जगहों पे अलग अलग चीज़ें हैं, उसमें हर एक चीज़ को देख के कुछ ना कुछ बोलता है, लिखता है। और वही चीज़ जो है आपने बताई, आपसे शुरुआत की गई। कुछ अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से जो है, कब, कैसे कवि मन आपका जो है जागा? दिग्विजय जी, मैं मूलतः उत्तर प्रदेश लखनऊ से हूँ जी। लखनऊ के पास शहर से 18 किलोमीटर दूर सुल्तानपुर रोड पर एक कस्बा है, 15 से 20 हज़ार की आबादी का कस्बा है हमारा, गोसाईगंज नाम से। तो मैं जहाँ पर रहता था वो साहित्य से बहुत ही परिपूर्ण और उर्वरा जगह थी। वहाँ पर लगभग 10 से 15 ऐसे नाम रहते थे जो लोग कविता के बहुत विशेष जानकार थे, और साहित्यिक गोष्ठियों का वातावरण था। और प्रायः गोष्ठियों में केवल कवि जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की गोष्ठी में लगभग 100 से ऊपर श्रोता भी आया करते थे। अरे वाह। तो इस तरीके के साहित्यिक वातावरण में जो अपब्रिंगिंग एक तरीके से हुई तो वो मेरे कवि मन को निखारने के लिए बहुत काम आई। अरे वाह। तो वहाँ से जब शुरुआत हुई और वो शुरुआत बढ़ते बढ़ते अब तक आपने हज़ारों बार जो है अपनी कविता पाठ और मंचन किया है। आपके नाम के साथ आग्नेय जुड़ा हुआ है जी। प्रायः जब कवि सम्मेलन सुनने, कभी कभी 1-2 बार जब सुनने का अवसर मिला, तो जब कवियों के उपनाम मैंने देखे तो ये सोचा कि मेरा उपनाम क्या होना चाहिए। चूँकि देश धर्म
और इन सब विसंगतियों पर लगातार टिप्पणी करने का आदी था और शुरू से ही एक अंदर आग थी। तो उसी आग से निर्मित ये शब्द है जिसको आग्नेय बोलते हैं। आग्नेय रॉक भी हम लोगों को पढ़ाई जाती है, आग्नेय शैल होती है जिसके अंदर आग हो, आग से युक्त, डेडिकेटेड विद फायर, वो आग्नेय होता है। तो वो उपनाम मेरे एक गुरुजी हैं जो साहित्य के भी विद्वान हैं और उससे अधिक विद्वान वो धर्म के हैं, पंडित रामेश्वर प्रसाद योगी प्रलेंकर जी। उन्होंने हमारी गतिविधियां और हमारे लक्षण देख करके कुछ एक मैगजीन में कुछ छपने के लिए गया था। तो जब छपने के लिए गया था तो कमल वर्मा के नाम से गया था, लेकिन जब छप के आए तो उस पर किताब पे कमल आग्ने लिखा हुआ था। तो गुरु जी ने नाम दिया और उसके बाद वो चल गया। अरे वाह, क्या बात है। तो आप शुरुआत हुई थी, कुछ ऐसी कविताएं आपकी ओजस्वी कविताएं हैं जिनको सुनने के बाद हर आदमी कहता है वाकई आपके नाम के पीछे जो आग्नेय लगा है वो उसको आप सार्थक करते हैं। एक कविता आपकी हो जाए। एक कविता, इन दिनों मेरा जो चिंतन है वो अभी सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे जो बहुत सारे मोटिवेशनल गुरु आ गए हैं। हाँ, बहुत। तो मोटिवेशनल गुरु ऐसे ऐसे भी आए हैं जो खुद डिमोटिवेट रहते हैं और वो परेशान रहते हैं कि जल्दी से मेरा चैनल लाइक करो। तो वो इस तरीके से खुद डिमोटिवेट हैं और सबको कर रहे हैं। तो मेरे अंदर इन दिनों पिछले 2-3 सालों का एक जो चिंतन था वो महाभारत के एक बहुत विलक्षण पात्र पर, जिसका नाम अभिमन्यु है, जिसकी कथा बहुत कम पृष्ठों में है। महाभारत के 13वें दिन के युद्ध में उसका समापन हो जाया करता है। तो उस अभिमन्यु पर एक महाकाव्य पिछले 3 सालों से मैं अनवरत उसमें लगा हुआ हूँ और लगभग वो पूर्ण हो गया है। उसका अंतिम सर्ग पूरा मोटिवेशन का सर्ग है। मुझे लगता है कि किसी वर्तमान दौर की कविताएं जो मेरी बहुत सारी वायरल हुई हैं, जिसमें गांधी और गोडसे की भी बहुत हुई, फिर सीए और एनआरसी पर एक वीडियो बहुत वायरल हुआ। पिछले दिनों बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री जी का पर्चा बनाने वाला जो घटनाक्रम था वो भी बहुत चर्चा में रहा। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे उपयोगी, खुल करके आज मैं यहाँ पर हूँ इसलिए सबसे उपयोगी मुझे लगता है कि कुछ अच्छी कविताएं, ताकि मेरे जो अंदर का कवित्व है उसका मूल्यांकन आपके दर्शक कर सकें। बिल्कुल। वरना फिर कई सारी कविताएं हो जाती हैं। लेकिन इन दिनों जो मुझे लगता है कि अच्छा चिंतन चल रहा है, उसमें से कुछ आपको छंद सुना रहा हूँ। बिल्कुल। कि थाती जिनकी है वीरता की पाती, उनकी ही वंदना में निशा गाती रहती प्रभाती है। बलिदानी स्वाभिमानी संतत ही तो सदैव अंतस में धर्मदीप शिखा सुलगाती है। प्राण रूपी तेल को जला के मेदनी का मणि निज देह को डुबा के बना देता बाती है। और कर्महीनों से तो अकुलाती, किंतु कर्मनिष्ठ नर दीपकों से धरती प्रकाश पाती है। क्या बात। हमें आज के युवा को कर्मनिष्ठ बनाना है, वरना तो ये स्थिति है कि जैसी कुछ कविताएं लोग सुनना चाहते हैं और मैं जो सुनाना चाहता हूं उनके बीच में अंतर ये, जो मैं सुनाना चाहता हूं वो ये थी, और जो लोग सुनना चाहते हैं सिगरेट मुंह में जेब में कट्टा लगाए हैं, पुरखों की आन बान पे बट्टा लगाए हैं, और दिल जिनको लगाना था देश धर्म के लिए वे लोग क्रिकेट मैच में सट्टा लगाए हैं। तो स्थिति ये हो गई है। तो मेरा जो अंदर का कवि है वो ये बोलना चाहता है। बिल्कुल। और हम जीवन में कई बार, दिग्विजय जी, जब हारते हैं, आपका नाम में ही जब दिग्विजय लगा हुआ है तो आपके तो हार का प्रश्न ही नहीं है। लेकिन कई बार क्या हुआ, जब मैं शुरू में लिखना शुरू किया तो लोगों ने कहा कि अभी तो आयु बहुत कम है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें बहुत कम है। तो मैंने कहा ये भारत है, ये ध्रुव प्रहलाद नचिकेता का देश है जो कम आयु में कहाँ तक पहुँच जाते हैं। और आज तो हमारे यहाँ सेलिब्रिटीज़म की अगर बात करें तो धीरेन्द्र शास्त्री जी 27 साल की उम्र में जितने लोकप्रिय हैं, मुझे लगता है भारत के 3-4 लोकप्रिय लोगों में एक होंगे। बिल्कुल ठीक। तो मैं इस तरीके से जब देखता हूँ जीवन को तो कहना चाहता हूँ कि हारो भी तो ऐसे राम गोद में उठा के कहें, हारो भी तो ऐसे राम गोद में उठा के कहें, आपकी दशा जटायु देखी नहीं जाती है। वैदराज द्वारा बिना अर्थ कभी छूकर के योगी निरोगी की स्नायु देखी नहीं जाती है। युवा के पलटने से बनी वेगवान वायु, किसी के भी द्वारा वायु देखी नहीं जाती है। ओज तेज बल बुद्धि देखी जाती है सदैव, बलिदानियों की आयु देखी नहीं जाती। क्या बात, क्या बात। तो जब जीवन में ये चरित्र रहेगा तब हम कुछ कर पाएंगे। और विक्रमी का व्रत नहीं व्यर्थ वाद व विवाद, समर में मात सिंहनाद किया जाता है। ओज के प्रचंड मारतंड के प्रताप का ही कमल के द्वारा अनुवाद किया जाता है। जीते जी तो शौर्य गाया जाता है, परंतु सत्य यशगान मरने के बाद किया जाता है। और कायरों की जीत कभी पूजी नहीं जाती, बस बलिदान वीरों का ही याद किया जाता है। क्या बात। तो मैं अपने कविता से, अपनी लेखनी से युवाओं के अंदर ये भाव जगाना चाहता हूँ। बहुत
छोटी उम्र है आपकी, जैसा आपने बताया कि किस तरीके से आप छोटी उम्र से शुरुआत की है, अभी यहाँ तक आते आते आपने बहुत लोगों का आशीर्वाद प्राप्त किया, बहुत लोगों का सानिध्य प्राप्त किया। ये आपके लिए भी बहुत अच्छी और बहुत गरिमामय बात है। आप कुछ ऐसे चुनिंदा लोग जिनके द्वारा आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत सीखने का मौका मिला और उनके मार्गदर्शन को आप हमेशा सराहते हो। देखिए मेरे जीवन में देखिए क्या होता है कि राम के जीवन में वशिष्ठ भी होते हैं, लेकिन समय पड़ने पर विश्वामित्र भी मिलते हैं। बिल्कुल ठीक। तो सबसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि, और ये राम चूँकि बात आ गई तो मैं बता रहा हूँ, जब राम जी को लेने के लिए विश्वामित्र आए तो दशरथ ने बड़ा मना किया कि हम नहीं ले जाने देंगे। तो वशिष्ठ और विश्वामित्र की बहुत अच्छी नहीं बनती थी। वो दोनों अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के रन करने वाले लोग थे, लेकिन उनको लगा कि मेरा शिष्य जो है किसी गलत जगह नहीं है, हमारी अपनी जो व्यक्तिगत शत्रुताएं हैं या व्यक्तिगत थोड़े बैर हैं वो दूसरी जगह हैं। तो उन्होंने राम को जाने के लिए बोला। तो ऐसे ही मैं जब इन लोगों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि गुरु कहीं से भी हो, जो मिल जाता है अच्छा वही सार सार को गहरे थोता दे उड़ाए। तो उसी भावना को आत्मसात करते हुए पंडित रामेश्वर प्रसाद देवदी प्रलंकर जी, उनसे तो आरंभिक ज्ञान बहुत सारा सीखने को मिला। मेरे गुरुजी साहित्य के साथ साथ बहुत बड़े शिक्षाविद भी हैं। उनकी लगभग 54 से 60 टेक्स्ट बुक CBSE में 18 राज्यों में पढ़ाई जाती हैं छोटे बच्चों को। इसके अलावा मेरे नगर के कृपा शंकर त्रिपाठी प्रशांत, एक बार दूध के जले हुए हैं गैर जिम्मेदार, कंधों पे न डोलियाँ निकाली जाएंगी, नागों के लिए ना और गाय पाली जाएंगी, भले ही कुछ सूखी रोटियां चबा ली जाएंगी, देश के लिए जिए हैं देश के लिए मरेंगे, वक्त देश के लिए लंगोटियां लगा ली जाएंगी, और आँच आने पाएगी ना देश की स्वतंत्रता पे, वक्त आ गया तो गोलियां भी खा ली जाएंगी। तो ऐसा लिखने वाले कृपाशंकर त्रिपाठी प्रशांत जी से बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे स्कूल के एक टीचर विशंबरनाथ मिश्र जी, हिंदी के बहुत अच्छे प्राध्यापक थे, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। जब ऊपर थोड़ा आया तब हिंदी कवि सम्मेलन के बड़े लोगों से कुछ ना कुछ सीखने को मिला। और इसके बीच में जिनके हिंदी कवि सम्मेलन के जो कुछ बड़े ध्रुव हैं, उनमें सबसे ज़्यादा निकटस्थ रहने का मुझे सौभाग्य मिला है शंभू शिखर जी के साथ में, हास्य के बहुत लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं। तो उनसे सीखने का क्या है, जीवन की कई सारी चीज़ें जो बहुत अच्छे से आसानी से समझी जा सकती हैं, वो सीखने को बहुत मिलती हैं। जैसे कि मानसिक तनाव कैसे कम करें, ये उनके साथ बहुत अच्छा रहता है। ऐसे कई सारे जीवन में मित्र मिलते गए। दत्तात्रेय महाराज के 24 गुरु बताए जाते हैं। तो उसमें कुत्ता भी है, उसमें गाय भी है। तो उसमें कई प्रकार के लोग हैं, तो जिससे चींटी से भी सीख लेते हैं, कबूतर से भी सीख लेते हैं। तो ये है बस, ये है कि ये गुरु की यात्रा है। वही है कि तलवार जैसा सिस्टम होता है कि गुरु बस मिल जाए तो तलवार का मोल होना चाहिए, म्यान का नहीं होना चाहिए। समझिए, म्यान और नहीं बल्कि तलवार। शीश दिए दो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो मतलब ये है कि जैसे भी आपको ज्ञान मिल जाए वो करते चलिए। आप जब करेंगे तो ये केमिकल बनता है यहाँ पे, किसी से आपने कुछ लिया, किसी से कुछ लिया, तो एक अलग शैली अपने आप डेवलप हो जाती है। ये मेरा मानना है। आजकल जो मतलब इंटरनेट है, बहुत सारा सोशल मीडिया है, बहुत सारी जगह हैं, बहुत नई नई पौध ऊपर के आ रही है, अलग अलग तरीक़ों से अपने आप को वो लोग 4 लाइनें लिखते हैं, जैसा कि आपने बताया, कि उसके बाद फिर उनको लगता है कि भैया हम तो बस अब जग जीतने के लिए तैयार हैं। दिग्विजय जी, एक तो प्रश्न बहुत अच्छा है, मुझे लगता है बहुत मन से और बहुत अच्छे से इसका उत्तर भी दूंगा। सबसे पहली चीज़ हमें ये समझनी होगी कि अब कवि जो है ना बहुत हल्का शब्द नहीं है। ऋग्वेद में कवि ईश्वर के पर्यायवाची में आता है, और इसके बाद कवि होना मतलब बनाया नहीं जाता, ये होता है। ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको आप डेवलप नहीं कर सकते, ये ईश्वर इनबिल्ड करके भेजता है। ये अलग बात है कि जब आप ये देखते हैं कि जैसे मेरे अंदर कविता कभी रही होगी, तो जब मैंने पहली कविता कभी सुनी होगी तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा तो मेरे अंदर कुछ है। तो जो बीज था उसको प्रस्फुटित होने का अवसर मिला, और जब कोई गुरु मिला या महत्वाकांक्षाएं मंच की तरफ बढ़ी या कविता की तरफ बढ़ी, तो फिर उसको अपने आप सींचने का मौका मिला। तो जब वो सींचते गए तो अंदर का कवि का जो वृक्ष है वो बढ़ता गया। वर्तमान दौर में जिनकी आप बात कर रहे हैं, उस युवा पीढ़ी के साथ में समस्या ये है, आज मुझे प्रबुद्ध सौरभ जी एक बहुत अच्छे कवि, उनका शेर आज क्या था एक्चुअल वो तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसका भाव ये था
कि 4 किताबें पढ़ी नहीं और 100 गज़लें लिख डाली, ना जाने ये लोग किस जल्दी में रहते हैं। हाँ। तो ये है कि हमारे पास एक तो संपादकीय व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। जब आपने जो ओपन माइक का जो दौर आया है, इस दौर में मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म रहे हैं जहाँ पर कविता की जगह कविता की हत्या की गई है पूरी तरीके से। अब मन में जो आया उसको कविता का नाम दे करके काम शुरू किया गया। तो कहने का अर्थ ये है कि एक तो संपादकीय व्यवस्था, क्योंकि जब पहले लोग आते थे तो मंच पर जो बड़े कवि होते थे तो वो ये तय करते थे कि इसमें से कौन क्या सुना रहा है और इसका कितनी अभी कैपेबिलिटी है, क्या इसकी क्षमताएं हैं। लेकिन आज तो सोशल मीडिया का दौर है। मतलब आप तो एक तो 239 का रिचार्ज कराइए, 2 GB डेली में जो मन आए बकिए। तो इस स्थिति में उनको मेरा सुझाव ये है कि एक बार ज़रा कविता के जो बड़े लोग हैं उनको पढ़ करके देखिए। बाकी तो गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि निज कवित के इलाग ने नीका, अपना कविता किसको नहीं अच्छी लगती। लेकिन फिर भी जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाते हैं उसके बाद भी अंदर का जो कवि होने का वो होता है ना तंब, वो और हल्का होता जाता है। एग्जैक्टली। जब मैं मंच पर होता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि कविता में बहुत अद्भुत काम कर रहे हैं, लेकिन जब मैं घर आके रामचरितमानस उठाता हूँ और 4 पन्ने पढ़ता हूँ तो लगता है कि ये क्या है और हम क्या कर रहे हैं। तब समझ में आता है ना। जब सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अगर कुएं में रहेंगे तो हमारे लिए वही सब कुछ है, लेकिन जब हम सागर में कूदेंगे तब हमें अपनी औकात पता चलेगी। बिल्कुल ठीक बात है। तो इस नई पीढ़ी से मेरा ये कहना है कि बहुत अच्छा है आप लिखिए, लेकिन लिखने से पहले बहुत अच्छा पढ़िए, और उससे अच्छा है उसको जीवन जीने का जो आप जी रहे हैं उसको लिखना शुरू कीजिए। और थोड़ा सा जो कविता का सलीका है, कल्पना, विचार और ताल, इसकी त्रिवेणी है कविता एक तरीके से। का से कविता, वी से विचार, ता से ताल। कम से कम इनका एक बैलेंस रखिए। कुछ हमारे यहाँ कायदे हैं, बैरोमीटर है शायरी वालों के लिए, और बाकी तो हिंदी काव्यशास्त्र जो है हमारा, चूँकि मैं पढ़ा स्नातक हूँ हिंदी से, तो काव्यशास्त्र का थोड़ा बहुत अध्ययन है। तो हिंदी काव्यशास्त्र जो है उसमें कई सारे छंद हैं, और ये वही छंद है जो उर्दू में मीटर बन के आते हैं। तो इन सब का थोड़ा सा अगर हम लोग जान लेंगे, एक ओवरव्यू ले लेंगे, मतलब यह है कि हमें पता चल जाएगा कि हमें इस लाइन से डिरेल नहीं होना है, तो फिर आपकी कविता में कल्पना और विचार के साथ में एक तो कल्पना है, विचार आपका पढ़ने से आएगा और ताल आपके शास्त्रीय अध्ययन से आएगी। तो अगर इतना हम कर लेंगे तो कविता कविता हो जाएगी। क्या बात है। ये मेरा इस पे सुझाव है नई पीढ़ी को। नहीं, बहुत बढ़िया सुझाव है इनफैक्ट। और सबसे बड़ी बात धैर्य। हाँ, एक जो सबसे बड़ी चीज़ है कि प्री मेच्योर बेबी, उसको जीवन में कई सारे खतरे होते हैं। जब हम मुझे उदाहरण बहुत अच्छा याद है कि मेरे 2 मित्र थे आरंभिक दिनों में, जब कविता पढ़ने का समय था, तो उस समय मेरे 2 मित्र उन दिनों किसी कृपा पूर्वक किसी बड़े व्यक्ति की कृपा से कुछ अच्छे मंचों पर घूम आए। तो वहाँ बहुत बड़े बड़े अच्छे नाम थे। तो मैं ऐसा सोचता था कि ऐसा क्या हुआ कि मैं भी तो ठीक ठाक कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग तो अभी से घूम आए, तो क्यों ऐसा हुआ, और अच्छा इसके मुझे तो नुकसान होगा, मतलब इन लोगों को जल्दी थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा, मैं सोच रहा था। लेकिन 3 साल बाद 4 साल बाद जब मैं NSS के कैंप में खेत में कविता पढ़ी, जब मैंने छोटे छोटे मेलों में कविता पढ़ी, जब मैंने 50, 60, 100 लोगों के बीच में कविता पढ़ी, तब जब थोड़ा कॉन्फिडेंस अपने अंदर आ गया। उसके बाद 3-4 साल बाद जब कुछ बड़े मंच पे गया तो वहाँ पर मुझे स्वीकारा गया बड़े लोगों के द्वारा। और वो जो मेरे मित्र थे उनके साथ क्या हुआ कि वो शुरू में अपरिपक्व अवस्था में बड़ी जगह पहुँचे, तो वहीं से खारिज हो गए। लोगों को उन्हें ये भरोसा दिलाने में कि अब मैं ठीक हो गया हूँ, इसमें 5 से 7 साल लग गए, क्योंकि वो बड़े लोगों की नज़र में ये हो गया कि अभी तो बच्चे हैं, अपरिपक्व हैं, मैच्योर हैं। तो वो छवि जो है अगर आपने पहले बना ली तो उसको मिटाते मिटाते बहुत समय लगेगा। इसलिए धैर्य बहुत ज़रूरी है। और जो प्रेजेंटेशन का विषय है, कविता मेरे हिसाब से एक कैप्सूल है, मतलब एक प्रेजेंटेशन हमारी एक कैप्सूल है, जिसके अंदर कैप्सूल के ढक्कन के अंदर हम जो तीखी कविता है उसको भर के कैप्सूल के माध्यम से तो खिला सकते हैं, लेकिन शुद्ध कविता को मुझे लगता है कि डायरेक्ट आप नहीं खिला सकते। उसके लिए प्रेजेंटेशन के कैप्सूल लगेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से उतर जाएगी अंदर, ये है। और कायदे से देखा जाए तो ये जो बात बताई है अभी कमल आग्नेय जी ने, ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो लिखना चाहता है। कविता का जो सारांश इन्होंने बता दिया है, कल्पना, विचार और ताल, यानी इन 3 चीज़ों से मिलकर कविता बनती है। तो आप ये 3 चीज़ों का ध्यान रखिए। इससे बढ़िया ये एक इस इंटरव्यू का क्रक्स निकल कर आया है। और एक बहुत अच्छी बात और है जी, एक माँ थी
जिसके दो मतलब एक उसका सगा बच्चा था और एक सौतेला बच्चा था। तो वो सौतेले बच्चे को हमेशा गोद में रखती थी और सगे बच्चे को दौड़ाती थी। तो उस समय उस बच्चे को ये लगता था कि ये जो है मुझे बहुत प्रेम करती है और अपने सगे बेटे से ज़्यादा प्रेम करती है। लेकिन कुछ समय बाद जब रिजल्ट आया 2-3 सालों के बाद में, तब वो जो बच्चा था उसका वो चलना सीख गया और ये विकलांग हो गया गोद में रह के, ये चलना ही नहीं सीख पाया। तो उन माओं को भी पहचानना है कि कौन आपको अपने गोद में लेकर के अपने सगे बेटे को बढ़ाती है और कौन आपको मौका देती है। तो इस पर भी ध्यान रखिएगा कि युवा पीढ़ी तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है। हम लोग अपने महत्वाकांक्षा की बात की, आपने ऐसी चीज़ों की बात की, क्या कुछ ऐसी महत्वाकांक्षाएं हर व्यक्ति के अंदर होती हैं कि भाई हमें अब यहाँ तक पहुँचा हूँ तो हमें ये करना है, यहाँ तक पहुँचा हूँ तो हमें ये करना है। आपके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे स्वप्न हों जो आप हम लोग के साथ शेयर करना चाहें कि अब यहाँ तक पहुँचा हूँ, एक सपना देखा है मैंने कि हमको ये चीज़ यहाँ पहुँचानी है। एक समय ऐसा भी था, वो अभी चूंकि युवाओं की बात चल रही थी तो उनसे कनेक्ट होकर के चीज़ जा रही है। बिल्कुल। मैंने जर्नल कोच में यात्राएं की हैं अपने मित्र के साथ में, और ऐसी यात्राएं की हैं कि मेरा एक मित्र, बहुत घनिष्ठ मित्र जब थे, तो ये स्थिति थी कि मुझे नींद नहीं बर्दाश्त होती और मैं कई बार जर्नल में सीट के नीचे सामान लोगों का निकाल के उसके अंदर सो गया हूँ मैं। लोग जूते रख रहे हैं, कुछ भी रख रहे हैं, मतलब, लेकिन मुझे चूँकि उस समय 4,000-5,000 में 1,000 किलोमीटर जाना था, तो उसमें पैसा कैसे बचेगा, घर में क्या ले जाएंगे, इन सब विषयों की वजह से ही बहुत ऐसी यात्राएं की। तो उस समय छोटे छोटे स्वप्न थे कि हम रिजर्वेशन में कब जाएंगे, वो सारी चीज़ें होने लगी तो हम एसी में कब जाएंगे, वो सारी चीज़ें आसान होगी। फिर ये था कि हम फ्लाइट्स में कब जाएंगे। फिर उसके बाद में इन उपलब्धियों की कोई गिनती नहीं रही, फिर ये उपलब्धियाँ भी नहीं रहीं। बिल्कुल ठीक। हमारी जो कामनाएं हैं वो हमारी पूर्ति के साथ साथ में बढ़ती रहती हैं। तृष्णा का कोई अंत नहीं है, महत्वाकांक्षाओं का कोई अंत नहीं है। अब मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ मेरी महत्वाकांक्षा ये है कि एक तो हिंदी कवि सम्मेलन मंचों से जो शास्त्रीय परंपरा के लेखन का थोड़ा सा लोप हुआ है, लोगों ने प्रबंध काव्य वगैरह लिखने बंद कर दिए हैं, इस पर मैं काम करूं। अभी तो मेरा पूरा होने वाला है, लगभग आखिरी सर गया, आखिरी का भी आधा बचा हुआ, आधे से भी कम है। मैं प्रायः क्या करता हूं, मैं 3-4 महीने में, मेरे कुछ बहुत अच्छे मित्र और प्रशंसक लोग हैं, तो मैं पहाड़ों पे लगातार जाता रहता हूँ। पहाड़ों पर मेरे बहुत अच्छे चाहने वाले भी हैं और मैं 20-20, 25-25 दिन पर रहकर वहाँ पर अपना काम करता हूँ। इस बार मैं 10-12 दिन में चला जाऊँगा और उस बार मैं काम पूरा करके आऊँगा। तो मेरा ये है, जब मैं एकदम आरंभ में था उस समय मैंने 52 छंदों का एक वंदे मातरम 52 नाम से एक छंद संग्रह लिखा था। अच्छा। अब डायरी मेरी गायब हो गई है, तो शायद 40-40 के आसपास अभी भी मेरे पास बचे होंगे, 12-13 कहीं खो गए हैं। उस समय जब मेरी उम्र 21 साल थी, उस समय मेरी सोच में यह था कि संकलन का भी लिखना है। मंच आपकी ज़िंदगी में आया, तालियां बजेंगी, पैसा मिलेगा, पैसा चीज़ों में खर्च होगा और वहाँ से काम ख़त्म हो जाएगा। मेरा थोड़ा सा अपना मानना यह है कि जब आप यहाँ से जाएं तो आपके जो अक्षर लोगों के बीच में तैर रहे थे वो किताबों में बंद होकर के भी रहें। तो थोड़ा सा मेरा ये है कि कुछ पुस्तकों पर काम करूं और वो ऐसी चीज़ें, मतलब जो वास्तविकता में लोगों के बीच में जाएं और उनके काम आए। बिल्कुल ठीक। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है, तो मेरी एक महत्वाकांक्षा ये है कि मैं कम से कम, जैसे मेरा महाकाव्य आने वाला है तो उसके बाद में कुछ और विषय हैं यहाँ पे, उन पर मैं तेज़ी से काम कर पाऊँ। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि तेज़ी से काम करना। और जबकि हालांकि कविता तो ऐसा ही चीज़ है कि जब करने पे आ जाए तो तुरंत होता है और नहीं होता है तो कई महीनों नहीं होता है। मुझे याद है, मैं शिलोंग से कोलकाता की फ़्लाइट में बैठा हूँ, 40 मिनट की फ़्लाइट में मैं 12 छंद लिख के उतरा। तो उस समय मूड था। और कई बार 40-40 दिन में आदमी एक कविता छोटी सी भी नहीं लिख पाता। बिल्कुल ठीक। तो ये है कि प्रवृत्ति लगातार बनी रहे लिखने की, एक ये महत्वाकांक्षा है। दूसरी मंच की महत्वाकांक्षा है, क्योंकि वो मेरी आजीविका है। इसके अतिरिक्त कुछ, चूँकि देश और धर्म की कविता करता हूँ, इसलिए देश और धर्म के लिए काम कर पाऊँ और विशेषकर युवाओं के लिए, उनको देश और धर्म के लिए मोटिवेट कर सकूं। क्योंकि आज की जो स्थिति है वो बहुत ही बुरी है। मतलब मैं देख रहा हूं कि देश और धर्म के लोगों के पास कोई चिंतन ही नहीं है, बिल्कुल भी चिंतन नहीं है। तो उनको एक चिंतन दे सकूं और युवाओं का एक प्रतिनिधि बन सकूं देश में इन विषयों को लेकर के। मुझे याद है कि जस्टिन बीबर यहाँ पे आया था, ढीली जीन्स के साथ में आया और मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर लेकर चला गया। तो इस पीढ़ी को बताना है कि वास्तविकता में
एक ये भी है, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में आता है ना कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका समय जो है काव्य और शास्त्र के अध्ययन में व्यतीत होता है, और जो मूर्ख होते हैं उनका सोने में और कलह करने में व्यतीत होता है। तो ये एक चीज़ लोगों तक पहुंचानी है। और इसके अलावा थोड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी हैं, लेकिन उनका समय आने पर अभी उसका समय नहीं है, और मुझे लगता है 5 से 7 साल अभी नहीं समय है। बिल्कुल तो वो मैं जीवन में कभी अगर कर पाया तो वो भी करूँगा। बिल्कुल 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 ठीक है। ये एक्चुअली हमने पिछले दिनों जब शंभू शेखर जी का भी इंटरव्यू किया, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि भाई समय, अगर आपके मन में कोई विचार या कोई महत्वाकांक्षा या सपना नहीं होगा तो उसको पूरा करने के लिए आपके पास इच्छाएं भी नहीं होंगी, उसके पूरा करने के लिए मार्ग भी नहीं प्रशस्त होगा, तो वो होना बहुत ज़रूरी है। वापस आते हैं, आपने अभिमन्यु के लिए जो आप महाकाव्य लिख रहे हैं उसके कुछ छंद सुना रहे थे आप। हाँ, मैं छंद आपको सुना रहा था। 1-2 छंद आपको सुना रहा हूँ कि मोटिवेशन में और क्या सुना सकता हूँ। जी। कि जीवन में संकट के चक्रवात आते पर उनका निदान धैर्य वाला कर देता है। पेशेंस सबसे बड़ी चीज़। इवन शेयर मार्केट लोग करते हैं, मतलब उसमें भी पेशेंस, हर चीज़ में पेशेंस, हमारे हर काम में। कि जीवन में संकट के चक्रवात आते पर उनका निदान धैर्य वाला कर देता है। बुद्धि से लगाया हुआ एक अंश अंकुश भी मतवाला ज्वाला हाथी को भी पाला कर देता है। ठीक वैसे जुगनू का साहस चमक कर काली रात का भी मुंह काला कर देता है, और एक आशा का अंशुमान आकर के अंधकार चीर के उजाला कर देता है। क्या बात है, क्या ये हमारे अंदर जब आ जाएगा तो कोई भी चीज़ हमको रोक नहीं पाएगी। क्या बात है। होता है विनाश, और हम लोग क्या करते हैं कि कई बार जब देखते हैं कि ये लास्ट था, अब मुझसे नहीं होगा, ये इति हो गई, लेकिन फ़र्क क्या है कि होता है विनाश बड़ा राह में अधर्मियों की, धर्म के पथिक का विकास बड़ा होता है। आप धर्म के पथ पर चलो। कि होता है विनाश बड़ा राह में अधर्मियों की, धर्म के पथिक का विकास बड़ा होता है। विजय के मूल में निहित विजय की आस, इसीलिए मन का विश्वास बड़ा होता है। जीत और हार से अधिक ध्यान ये रहे कि 2 ही चीज़ होती हैं। गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे, जो चलते हैं घुटनों के बल। तो 2 ही चीज़ होती हैं कि जीत और हार से अधिक ध्यान ये रहे कि परिणाम से सदा प्रयास बड़ा होता है। वो अंतिम प्रहार तय करता ना हार, क्योंकि इति बड़ी नहीं इतिहास बड़ा होता है। क्या बात है। आप इतिहास में किस तरीके से लिखे जाएंगे। इतिहास में जब अभिमन्यु को लिखा गया कि उसने इस वीरता के साथ लड़ाई की, तब कमल आग्ने ने इसके ऊपर महाकाव्य लिखा। बिल्कुल। अगर ये तय हो जाता कि हारे हुए लोगों पर नहीं लिखा जाएगा तो मैं नहीं लिखता। चीज़ ये है कि आप जीवन को जीते कैसे हैं और उसको मानते कैसे हैं। बिल्कुल। धर्म के समक्ष जो प्रत्यक्ष हो रहा उसे, तो अधर्म के सभी प्रमाण त्याग देते हैं। मान मातृभूमि का महान मोक्ष से अधिक, राष्ट्र हेतु संत निर्वाण त्याग देते हैं। कायर करों में रहने से डरता है कर्म, शत्रु देख शीघ्र धनुवाण त्याग देते हैं। और भीर प्राण रक्षा हेतु प्रण त्याग देते पर, वीर प्रण रक्षा हेतु प्राण त्याग देते हैं। क्या बात। हमारा कमिटमेंट अपनी महत्वाकांक्षाओं के प्रति क्या है। और एक जो विशेष बात कहना चाहता हूँ कि छोटा ही सही परंतु धैर्य का ही बनो मेघ, वेदना का घन घन घोर मत बनिए। पंख देख के प्रसन्न हो बनो वही मयूर। मोर क्या होता है, जब अपने पंख देखता है तो बहुत खुश होता है, लेकिन जब पैर देखता है तो बहुत दुखी होता है। तो हमें अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना है। और युवा मित्र मेरे सुन रहे होंगे, मैं जब शुरू में आया था तो मेरा गला 20 मिनट गाने लायक था, और मैं मंच पे 50-50 मिनट परफॉर्म करता था। तो उस समय मैं 30 मिनट बिना गाए करता था, और 20 मिनट बचाए हुए गले को बाद में इस्तेमाल करता था। मेरी जो कमजोरी थी उसको मैंने बाद में ताकत बनाया, जो ताकत थी उससे पहले काम लिया। कि छोटा ही सही परंतु धैर्य का ही बनो मेघ, वेदना का घन घनघोर मत बनिए। पंख देख के प्रसन्न हो बनो वही मयूर, पैर देख दुखी दुखी मौन मत बनिए। इतना बड़ा है विश्व एक चंद्रमा की प्यास, लिए हुए पागल चकोर मत बनिए। और जीवन में करना है काम यदि जोरदार, जीवन में कभी कमज़ोर मत बनिए। क्या बात। और जब तक आपका ऐसा रहेगा तो निश्चित रूप से आपके जो जीवन में उद्देश्य है उनमें सफलता मिलेगी। ये शुभकामनाएं भी मेरी युवाओं के साथ में है, और ये आग्रह भी है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एक चीज़ जो हम लोगों ने देखी है कमल जी, अभी जिस तरीके से माहौल बदला है, चीज़ें बदली हैं, तरीका बदला है, पढ़ने का तरीका बदला है, कोविड के बाद से जीने का तरीका बदला है। लोग कोविड के बाद में मतलब बहुत सारा मतलब
इनर इंजीनियरिंग में भी बहुत परिवर्तन हुआ है, आउटर इंजीनियरिंग में भी बहुत परिवर्तन हुआ है। ये परिवर्तन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें लेके आया है जिसमें लोगों के बीच की बॉन्डिंग बढ़ी है, परिवार के बीच की बॉन्डिंग बढ़ी है, क्योंकि कोविड टाइम पे लोगों को मौका मिला साथ में रहने का, चीज़ें करने का। उस समय भी कई ऐसी चीज़ें निकल के आई जिनके जो मतलब जिनसे जुड़कर बहुत सारी कहानियाँ बनी, कविताएं बनी, बहुत सारी ऐसी बातें निकल के आई जो कि आने वाले तमाम स्टेजेस पे हमने देखे, कवियों ने उसको अपने रचनाओं के साथ में पेश किया है। उसमें दोनों चीज़ें थी, उसमें हास्य भी, उसमें करुण भी था, उसमें रौद्र भी था, उसमें सारे मतलब सारे रस उसमें दिखाई पड़ रहे थे। कारण उसका ये था कि फर्स्ट फेज़ जो था, उस फेज़ में लोग खाना बना रहे थे, सीख रहे थे, जीवन को जो है एंजॉय कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, थालियां बजा रहे थे। सेकंड फेज़ में और भी ख़तरनाक रहा मामला, चीज़ें जो है क्या नाम है हाथ से छूटती हुई दिखाई पड़ी। ये जो अंतर है, ये जो उठा हुआ पोह है, इन चीज़ों को कवियों ने बहुत अच्छे से पेश किया, बहुत अच्छे से दिखाया। और अभी जो समाज, अभी जो लोग खुल गया दरवाज़ा, लोग बाहर निकल रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। आपको लगता है कि उस 2018 के 20 के बाद के अब और तब के समाज में थोड़ा सा जो है अंतर ज़्यादा बढ़ने वाला है? अंतर अभी तो नहीं आया है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब इस विभीषिका को लोग भूल जाएंगे तो, क्योंकि हमारी याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है। कल मैं अभी जब फिल्म की बात कर रहे थे तो जरा हटके जरा बचके की बात आई थी। उस फिल्म में भी यही था कि एक युगल होता है जो एक घर लेना चाहता है, सरकारी योजना के माध्यम से घर की उसकी पात्रता नहीं होती है, तो उसकी पत्नी बोलती है कि हम तलाक ले लेते हैं, तलाक के माध्यम से एक तलाकशुदा औरत को पात्रता मिल जाएगी। अब वो तलाक लेने के बाद में वो घर के लिए अप्लाई करती है और घर मिल जाता है थोड़ी मुश्किलों के बाद से, लेकिन तब तक उनके बीच का जो प्रेम था वो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं बहुत बुरी तरीके से। तो उनका जो तलाक था वो वास्तविक तलाक में बदलने वाला था, लेकिन उससे पहले घर की चाबी मिल गई, घर मिल गया, तो वापस घर लौट आए और जीवन फिर से चलने लगा। तो मतलब यही है कि अगर उस फिल्म में घर नहीं मिलता तो शायद वो लोग फिर से एक नहीं होते। तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं और जो मानव की याददाश्त है वो बहुत कमज़ोर है, वो 3-4 साल के बाद भूल जाएगा। आज तो हम जब कोरोना पे टिप्पणी करते हैं तो उतना रिस्पॉन्स जनता के बीच में नहीं आता, क्योंकि कोरोना को नहीं सुनना चाहता, लोग भूलना चाहते हैं। जिस समय था उस समय लोगों को ये समझ में आ गया कि परिवार यही है, जीवन ये है जिसका कुछ भरोसा नहीं है, जितना हम अपनों के साथ में रह सकते हैं वही बड़ी चीज़ है। लेकिन जिनके अंदर, जिनकी नैतिकता में, जिनकी चेतना में ये चीज़ फिट हो गई कि हमने कोरोना से ये सीख लिया है, उन लोगों के अंदर परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है व्यक्तिगत कि बहुत सारे लोग वापस पहले जैसे हो जाएंगे। मैं जब कोरोना में था तो अभी आपने शंभू जी का इंटरव्यू लिया भी है और हमारी भी बात चल रही है, उस समय प्लाज्मा थेरेपी काम कर रही थी। एक व्यक्ति के प्लाज्मा से 2 लोगों का इलाज हो रहा था। तो मैंने और शंभू भैया ने 2 बार प्लाज्मा दिया 15-15 दिन के अंदर में, क्योंकि मुझे और उनको साथ में हुआ था फर्स्ट वेव में और हम लोग की एंटीबॉडीज़ बहुत अच्छी थी। तो उसके बाद हम लोगों ने 2 बार प्लाज्मा दिया। हमें लगा कि ये हमारा कर्तव्य है, अपनों के लिए नहीं। लोग तो ये सोच रहे थे कि हम इसको अपने के लिए बचा के रखेंगे। अगर समाज के अंदर ये नैतिकता होती कि जब इसकी ज़रूरत हो तो उसको दे सके, उसकी ज़रूरत हो तो उसको दे सके, एग्जैक्टली, तो फिर हमें इतना सोचना नहीं पड़ता। हम लोगों ने तो नहीं सोचा, लेकिन मैं जब बहुत लोगों को फ़ोन करता था कि आज ब्लड चाहिए, प्लाज्मा चाहिए, तो उनका जवाब पता है क्या था? मेरे घर में किसी को हो गया तो ये जो स्वार्थ था ये वापस लौटेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो मनुष्य के स्वभाव हैं उनमें एक ये भी अंग है, सुर नर मुनि सबके हरिति स्वार्थ लाख करे सब प्रीति। तो ये जब स्वार्थ जुड़ेगा तो फिर से वही समय लौटेगा। और सबसे बड़ी बात है दिग्विजय जी, अभी कलयुग खत्म नहीं हुआ है। अभी कलयुग खत्म नहीं हुआ है। अभी कविता, ये तो एक मिस कॉल थी यमराज की, देखो ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अभी आने वाले समय में कुछ और जो है, आप पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में रहे, बागेश्वर धाम को लेकर चर्चा में रहे, बाकी चीज़ों, मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों के लिए भी कुछ हो जाए वहाँ से। वो बागेश्वर धाम में क्या हुआ था, जब मैं पहुँचा था तो अचानक मंच पर बैठे बैठे खुराफात सी सूझी, मैंने कागज़ लेकर के लिखना शुरू किया और गुरुजी सबका पर्चा बनाते थे, मैंने उनका पर्चा बनाया। और वो एक थोड़ा कौतूहल का विषय भी था और थोड़ा सा जो है हास्य और व्यंग्य का उसमें वो चर्चा थी।
उस पर्चे पे इतना लिखा हुआ था, मैंने कहा गुरुजी मैं पर्चा बना रहा हूँ, अगर इनमें से 5 बिंदु हैं, अगर एक भी गलत हुए तो मैं कविता पढ़ना छोड़ दूँगा। तो क्या बिंदु है? तो गुरुजी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो एकदम धीरेन्द्र जी और पूरी जनता बहुत प्रसन्न हो गई। दूसरा क्या है? भटके हुए मानव, श्याम मानव को छोड़ के भटके हुए मानवों को राह दिखाएंगे सही गुरुजी, उनकी घर वापसी कराएंगे। तो बहुत आनंद। तीसरा ये था कि हिंदू बेटियों को लव जिहाद से बचाना चाहते हैं। चौथा कि आत्मरक्षा के लिए बाबा जी बुलडोजर खरीदना चाहते हैं। इस तरीके के ऐसे 5 बिंदु थे जिन पर खूब आनंद हुआ। और उसके बाद जो एक बढ़िया घटनाक्रम ये हुआ, जब मैं वापस लौट के आया और वो वीडियो फेसबुक पर पड़ा, उसमें मेरा फ़ोन नंबर भी था, तो इतना वायरल हुआ मेरे पास लगभग 25 दिन तक लगातार फ़ोन आते रहे। अच्छा, वो क्या थे कि वो बहुत इंटीरियर गाँवों से फ़ोन थे, जो वीडियो तो देख रहे थे लेकिन उसका हास्य बोध नहीं समझ पा रहे थे, उसका व्यंग बोध नहीं समझ पा रहे थे। तो उनको ऐसा, और मैं भगवा कुर्ते और मैरून पूरा धोती में था, तो मैं खुद भी बाबा टाइप का लग रहा था, रूप में तो वो मुझे ही बाबा समझ रहे थे। अच्छा। तो फ़ोन करके बोलते थे कि आप ही ना हमारा पर्चा बना दीजिए। तो बाबा नहीं मिलेंगे तो आप पर्चा बना दीजिए, हमारी बेटी बीमार है, हमारे दादा को ये हो गया। और मैं नहीं हूँ। कहा नहीं, सब ऐसे ही बोलता है। आप फ़ोन लगे, वो कह रहा है कि आप हमारा पर्चा बना दीजिए। कोई कह रहा है कि जो है महाराज जी हम आपके दर्शन करना चाहते हैं। तो कोई कह रहा है कि महाराज जी आपका आश्रम कहाँ है। मैंने कहा मेरा कोई, एक तो गजब कर दिया उसने, कहा कि महाराज जी आपका आश्रम कहाँ है, मैं वहाँ 4 पंखे लगाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा मैं पंखे खुद लगवा लूँगा, मेरा आश्रम बनवा दो भाई। तो ये आनंद वहाँ पे रहा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी कि उन दिनों कुछ पंक्तियाँ थीं कि विश्व गुरु भारत ही क्यों था, ये दुनिया को सिखा दिया, भारत से जलने वालों को बाबा ने जलवा दिखा दिया, एक साथ आवाज़ लगाई विप्र भील वनवासी ने, राम लला का काम कर दिया एक युवा सन्यासी ने। क्या बात है, क्या बात। इससे पहले विधर्मियों ने केवल मूर्ख बनाया था, जंगल जंगल जा कर के बस धर्म परिवर्तन कराया था। तो ऐसा करके कविता भी हुई थी उन पर, वो बहुत अद्भुत हुई। तो ये बाबा जी दुश्मन के सारे षड्यंत्र जानते हैं, सांप और नेवले छोड़ो ये बिच्छू का भी मंत्र जानते हैं। तो ये मैंने जब पढ़ी तो बहुत ही हंगामा हुआ। और जब सबसे बड़ी बात है कि एक आनंद की रात थी, और मैंने जीवन में 8-9 लाख लोगों को उस परिसर में जब देखा तो मुझे लगा कि एक व्यक्ति ने काम तो कर दिया है। हमारी तरफ से, हमारे पूरे टीम की तरफ से और हमारे पूरे दर्शकों की तरफ से मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत आभार कि जो है हम लोग ज़रूर मिलें, अगली बार फिर मिलें और फिर कुछ अच्छी और रोचक बातों के साथ हम एक बार फिर से यहाँ पे अपने दर्शकों का मनोरंजन कर सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।